तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में आई मूवी भूल भुलैया 2 को। इसकी IMDb रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10 जो कि मूवी के हिसाब से सही ही है। मैं मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। और अगर आप मेरे थोड़ा और करीब आना चाहते हैं तो मुझे इंस्टा या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक बड़ी सी हवेली को दिखाया जाता है, जहां हवेली में रहने वाला पूरा परिवार डर के साए में था, क्योंकि उनकी हवेली में एक बुरी आत्मा का साया मंडरा रहा था, जिसे काबू में करने के लिए उन्होंने एक बाबा को बुलाया था, जो कि अपनी तंत्र मंत्र की विद्या से उसे पकड़ने में लगे हुए थे। तांत्रिक बाबा अपनी शक्तियों से उस आत्मा को काबू करने में कामयाब हो जाते हैं और उसे हवेली के एक कमरे में कैद करके बंद कर देते हैं और दरवाजे में पवित्र धागा बांधकर सबको ये आगाह करते हैं कि दरवाजा कभी नहीं खुलना चाहिए, वरना ये बुरी आत्मा फिर से बाहर आ जाएगी। इसके बाद महल में रहने वाले सभी लोग उस महल को बंद करके कहीं और रहने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि उस बुरी आत्मा के आने के बाद से वो अब भूतिया हवेली बन चुकी थी। अब कहानी यहाँ से 18 साल आगे बढ़ती है, जहाँ हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम रूहान होता है, जो कि पहाड़ों के बीच घूमते हुए जिंदगी के मजे ले रहा था। जिस रोप वे से वो जा रहा था उसमें एक अनजान बैग रखा दिखाई पड़ता है, तो सब ये सोचने लग जाते हैं कि शायद इसमें बॉम्ब है। लेकिन तभी रूहान की नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम रीत होता है, जो कि वो इशारा करके बता रही होती है कि वो बैग उसका है। रोहन उसको देखते ही एकदम पिघल जाता है और बैग देने के बहाने उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, पर रीत उसे ज्यादा भाव नहीं दे रही होती। अब दोनों लोग एक ही बस में चढ़ते हैं तो रूहान उसके ही बगल में बैठ के बातचीत करने का ट्राई करने लग जाता है। रीत घर पे बात करने के लिए फोन लगाती है तो उसकी भाभी अंजुली का फोन उठाती हैं और तब हमें यहाँ पता चलता है कि रीत की कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है। और ये बात सुनकर रूहान का मुंह बन जाता है, क्योंकि वो तो कुछ और ही सपने देखकर रीत से बात कर रहा था। अब बस नाश्ता पानी करने के लिए रुकती है तो दोनों थोड़ा चाय पानी करने के लिए बैठ जाते हैं। तो बातचीत में पता चलता है कि रीत हिमाचल में मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन वहां रहकर भी उसने कभी कहीं घूमा ही नहीं था। रूहान उससे कहता है कि तुमने इतने साल यहाँ बिता दिए लेकिन कभी इन वादियों को ठीक से देखा तक नहीं, तो घर जाने से पहले यहाँ घूम तो लो ही, वरना फिर ये पल नहीं आएगा। रीत रूहान की बातों को मान जाती है और बस छोड़कर उसके साथ घूमने के लिए निकल जाती है। थोड़ा नाच गाना और मस्ती करने के बाद जब वो दोनों बस स्टेशन वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिस बस से वो जा रहे थे वो खाई में गिर गई, जिससे कि सभी लोग मारे गए। मतलब कि ये उनकी किस्मत थी कि बस छोड़कर वो लोग घूमने चले गए, वरना वो भी मारे जाते। रीत पीसीओ से अपनी बहन को कॉल करती है ये बताने के लिए कि उसे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन खराब नेटवर्क के कारण आवाज नहीं पहुंच पा रही होती। लेकिन रीत को उधर की आवाज सुनाई पड़ रही थी तो उसे सुनने मिलता है कि उसकी बहन और उसका होने वाला पति सागर एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते थे, पर रीत की शादी सागर से हो रही थी। लेकिन अब घर में खबर पहुंच गई थी कि रीत जिस बस से आ रही थी उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो वो चाहते तो थे कि शादी रुक जाए, लेकिन कुछ ऐसा हो जाएगा ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। रीत को इस बात का दुख नहीं होता कि जिससे उसकी शादी हो रही थी वो उसकी बहन से प्यार करता है, बल्कि इस बात का दुख ज्यादा हो रहा था कि अगर शादी हो जाती तो उन दोनों का प्यार अधूरा रह जाता। वो ये भी जानती थी कि अगर वो घर गई तो उसकी बहन की नहीं बल्कि उसकी ही शादी कराई जाएगी, क्योंकि हर जगह शादी के कार्ड बढ़ चुके थे और लास्ट मोमेंट पे दुल्हन बदल देना ये तो मुमकिन नहीं था, क्योंकि रीत के परिवार की गांव में काफी इज्जत थी, तो ऐसा कुछ होने पर उनकी काफी बदनामी होती। रीत के दिमाग में एक आइडिया आता है कि जब तक उसकी बहन की शादी सागर से नहीं हो जाती तब तक वो घर नहीं जाएगी और अपनी मौत के झूठ को बनाए रखेगी। लेकिन उसे अपने घर की चिंता भी हो रही थी, इसीलिए वो रूहान से कहती है कि वो उसके साथ उसके शहर चले, क्योंकि वो तो घर वालों के सामने जा ही सकता है। रूहान इन सब में नहीं पड़ना चाहता था, पर रीत इतने प्यार से उसको मनाती है कि वो एकदम ही पिघल जाता है और उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है। रीत उसे खंडार हवेली में लेकर जाती है और बताती है कि यह हवेली कई सालों से बंद है, तो यहाँ कोई भी नहीं आता, तो हम लोग यहाँ रह सकते हैं। वो दोनों जब दरवाजे के पास पहुँचते हैं तो दरवाजे का ताला अपने आप ही टूट जाता है और पूरा दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है, जिस बात से रूहान काफी डर जाता है। पर रीत ताला पुराना था इसलिए टूट गया और हवा चलने से दरवाजा खुल गया कहकर रूहान के डर को कम करते हुए
हुए उसे हवेली के अंदर लेके चली जाती है। रीत बताती है कि पहले उसका पूरा परिवार इसी हवेली में रहता था और उसे अपने बचपन के किस्से सुनाने लग जाती है और कहती है कि काश मेरा पूरा परिवार इस घर में दोबारा से साथ में रह पाता। तभी यहाँ एंट्री होती है छोटे पंडित की, जो कि साइकिल से आराम से गाना गाते हुए चला जा रहा था। लेकिन जब वो हवेली की तरफ देखता है तो उसे उसका गेट खुला मिलता है, जिससे कि उसकी हवा एकदम टाइट हो जाती है, क्योंकि सालों पहले उस बुरी आत्मा के डर से हवेली को बंद कर दिया गया था, पर अब उसका दरवाजा खुल चुका था। छोटा पंडित तुरंत भागते हुए दूसरी हवेली पहुंच जाता है, जहां पूरा परिवार रीत की मौत का शोक मना रहा होता है। छोटा पंडित सबको खबर देता है कि हवेली का दरवाजा खुल चुका है, जिस बात से वहां सबके चेहरे पर डर के भाव नजर आने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कहीं वो दरवाजा ना खुल गया हो जिसमें बुरी आत्मा कैद है। अब पूरा परिवार और गांव वाले उस हवेली में पहुंच जाते हैं तो इतने लोगों को आता देख रूहान और रीत छुपने लग जाते हैं, पर घबराहट के मारे रूहान को कहीं छुपने को ही नहीं मिलता, तो वो सोफे पर ही बैठ जाता है। पूरा गांव अब रूहान के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसकी हालत एकदम खराब हो जाती है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो क्या बोले। तो वो बोल देता है कि आपकी जो बेटी रीत है उसका भूत मुझे यहाँ लेकर आया है और मेरे अंदर शक्तियां हैं कि मैं मरे हुए लोगों को देख सकता हूँ। सभी को यही लग रहा होता है कि रूहान झूठ बोल रहा है, तो वो सबको वो सारी बातें बताने लग जाता है जो रीत ने उसे इस घर से रिलेटेड बताई थी। तो सबको फिर यकीन होने लग जाता है कि वाकई में रूहान को रीत लेकर आई है और वो कोई आम इंसान तो नहीं है। सभी लोग ये सवाल करते हैं कि रीत तुम्हें इस घर में क्यों लेकर आई, तो रूहान रीत को सुनने का नाटक करते हुए बताता है कि रीत को ये घर बहुत प्यारा लगता था और उसकी आखिरी इच्छा ये है कि वो पूरे परिवार के साथ इस घर में रहे, और अगर उसकी आखिरी इच्छा पूरी हो गई तो उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। रीत के पिता और घर के बड़े ठाकुर जी कहते हैं कि अगर रीत की यही इच्छा है तो अब पूरा परिवार यहीं आकर रहेगा। सभी के चले जाने के बाद रीत बाहर निकलकर आती है और रूहान से कहती है कि तुमने तो मेरे घर वालों को यहाँ पर रहने के लिए मना लिया, तो तुम चाहो तो मेरी बहन की शादी सागर से हो जाने के लिए भी सबको मना सकते हो। रूहान की हवा एकदम टाइट हो रखी थी और उससे कहता है कि अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो वो मुझे मार डालेंगे, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन रीत उससे कहती है कि यह हवेली नहीं भूल भुलैया है, जहाँ वो कहीं भी छुप सकती है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। हम देखते हैं कि अब पूरा परिवार हवेली में शिफ्ट कर जाता है और वहाँ रीत की शोक सभा चल रही होती है, जहाँ बड़े पंडित और उनकी बीवी सुनंदा और छोटे पंडित रीत के वजन जितनी चांदी दान करने को कह रहे होते हैं ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। ये तीनों कोई असली बाबा नहीं थे, बल्कि ऐसे ही झूठ बोलकर और बेवकूफ बनाकर लोगों से पैसे ऐंठने का काम करते थे, जो कि वो अभी कर रहे थे। तभी वहाँ पर रूहान आता है और कहता है कि रीत की दूसरी आखिरी इच्छा ये है कि उसकी बहन त्रिशा की शादी उससे हो जाए जिससे रीत की शादी होने वाली थी, और घर में दुख मनाने के बजाय खुशियां मनाई जाएं ताकि वो भी उसमें शामिल हो सके। अब जो रीत का प्लान था उसे कामयाब करने के लिए रूहान ये झूठ बोल रहा था ताकि त्रिशा और सागर की जल्द से जल्द शादी हो जाए। त्रिशा और सागर तो पहले से ही शादी करना चाहते थे, इसीलिए वो थोड़ा ना नुकुर करते हुए मान जाते हैं और रीत की आखिरी इच्छा समझकर पूरा परिवार भी शादी के लिए मान जाता है। अब सब कुछ रीत के हिसाब से होने लगा था और वो अब रूहान से इम्प्रेस भी होने लगी थी, क्योंकि उसकी वजह से ही सब कुछ हो रहा था। तो अब वो भी धीरे धीरे रूहान के लिए पिघलना शुरू हो जाती है। पूरे गांव में खबर फैल चुकी थी कि कोई ऐसा इंसान आया है जो आत्माओं से बातें कर सकता है, तो गांव के सरपंच रूहान को अपने घर लेकर चले जाते हैं ताकि वो उनकी मरी हुई दादी से बात कर सके और पूछ सके कि घर का सारा खजाना कहाँ रखा हुआ है। रूहान तो बस नाटक करते आ रहा था और उसे किसी भी आत्मा से बात करने नहीं आता था, पर सभी लोग उसे मरी हुई दादी के पास छोड़कर चले जाते हैं। बड़े पंडित सुनंदा और छोटे पंडित समझ चुके थे कि रूहान भी हम लोग की तरह ढोंग कर रहा है, इसीलिए उसकी सच्चाई बाहर लाने के लिए उन्होंने कमरे में खिलौना रख दिया था जिसमें कि हंसने की डरावनी आवाज आती थी। तो रूहान वो आवाज सुनकर काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर खिलौने पर पड़ जाती है और वो सब कुछ समझ जाता है और खिलौने को फेंक देता है। खिलौना किसी चीज से टकराता है तो वहाँ एक के बाद एक सारी चीजें गिरने लग जाती हैं और देखते ही देखते छत पे लगा झूमर नीचे गिरता है और वहीं पर खजाना छुपा हुआ था। रूहान खजाना लेकर बाहर निकलता है तो सब देखकर हैरान हो जाते हैं और सभी को एकदम यकीन हो जाता है कि रूहान के अंदर चमत्कारी शक्तियां हैं। छोटा पंडित अब बड़े पंडित को छोड़कर रूहान के साथ हो लेता है और उसको रूह बाबा के नाम से पुकारने लग जाता है। अब रूहान रूह बाबा बनकर सभी गांव वालों की समस्या का समाधान करने लग जाता है। वहीं बड़े पंडित का ढोंग वाला धंधा चौपट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब सभी लोग रूह बाबा को ही मानने लगे थे और उनकी राह पर चल चुके थे। अब हम देखते हैं कि रूहान और रीत दोनों एक दूसरे के साथ रहते रहते इतने ज्यादा करीब आ जाते हैं कि वो एक दूसरे की सांसों को फील करने लग जाते हैं
और इतने पास हो जाते हैं कि बीच में से हवा भी पास ना हो सके। अब एक रात रीत के चाचा जी और रूहान दोनों मिलकर जाम लड़ा रहे होते हैं। तभी उनके बीच उस बुरी आत्मा की बात चलने लग जाती है। मदिरा के नशे में उन्हें अलग ही जोश आ जाता है, तो वो उस कमरे को खोलने का सोचते हैं जहां वो आत्मा कैद थी। वो दोनों कमरे के दरवाजे पर लगा त्रिशूल हटा देते हैं, तो वहां जोरों की हवा चलने लग जाती है और अजीब सा माहौल बन जाता है। तो रूहान दोबारा से त्रिशूल लगा देता है, जिससे कि सब शांत हो जाता है। तभी वहां पर ठाकुर जी और भाभी अंजुलिका आ जाती हैं और रूहान को खूब डांट लगाती हैं, क्योंकि उन्होंने मना कर रखा था उस कमरे की ओर आने को, लेकिन रूहान ने तो आज उसका दरवाजा खोलने की कोशिश कर डाली थी। भाभी कहती हैं कि इस कमरे के अंदर कोई आम आत्मा नहीं बल्कि काला जादू करने वाली मंजुलिका है। तभी यहाँ पर हमें मंजुलिका का चेहरा दिखाया जाता है, जो कि हूबहू भाभी के जैसा ही था। अब भाभी मंजुलिका की कहानी सुनाना शुरू करती हैं, तो वो बताती हैं कि कई साल पहले मेरे पिताजी को यहाँ का हिसाब किताब संभालने के लिए बुलाया गया था, तो उनके साथ मैं और मेरी जुड़वा बहन मंजुलिका भी आई थी। वो बताती हैं कि उनके पिताजी संगीत और नृत्य के बहुत बड़े विद्वान थे, तो वो हमें उसकी शिक्षा देते रहते थे। मेरे पिताजी मेरी हमेशा तारीफ करते थे, जिससे कि मंजुलिका को बहुत जलन होती थी, और ये जलन नफरत में कब बदल गई ये पता ही नहीं चला। एक दिन पिताजी मंजुलिका को काला जादू सीखते हुए पकड़ लेते हैं, तो उसको बहुत डांट लगाते हैं और ऐसा कुछ भी सीखने के लिए मना करते हैं। दोनों ही बहनों की शक्ल एक थी, लेकिन सोच बिल्कुल अलग थी, और पिताजी को लग रहा था कि शायद बढ़ती उम्र के साथ मंजुलिका सुधर जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसी जलन और नफरत को साथ लिए मंजुलिका बड़ी हो जाती है, और हम देखते हैं कि मंजुलिका पूरी तरह से काला जादू सीख चुकी है और उसमें महारत हासिल कर ली है। हवेली में ठाकुर जी के बेटे कुंवर थे, जिन्हें मंजुलिका यानी मंजू मन ही मन पसंद करने लगी थी और उसे प्यार हो गया था। एक दिन मंजू देखती है कि ठाकुर जी उसके पिताजी से शादी की बात कर रहे हैं, और वो ये सुनती है कि वो अपने बेटे की शादी उनकी बेटी से कराना चाहते हैं। मंजू ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी शादी कुंवर जी से हो रही है। लेकिन थोड़े टाइम बाद उसे पता चलता है कि उसकी शादी नहीं बल्कि उसकी बहन की शादी कुंवर जी से हो रही है, जिस बात से उसकी नफरत और भी बढ़ जाती है। अब अंजू और कुंवर की शादी हो जाती है, जिस बात से मंजू खुश नहीं थी, तो वो काला जादू करके अपनी ही बहन को मारने का सोच लेती है। मंजू काला जादू कर ही रही होती है कि तभी उसके पिताजी वहां आ जाते हैं और उस पर खूब चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं कि ऐसी बेटी होने से अच्छा तो मर ही जाती तो अच्छा था। मंजू नफरत में इतना ज्यादा पागल हो गई थी कि वो चाकू घोंपकर अपने पिताजी को ही मार डालती है। पिता का अपना एक ही बेटी की तरफ ज्यादा प्यार ने आज उनकी दूसरी बेटी को खूनी बना दिया था, और उसके अंदर इतनी ज्यादा नफरत पैदा हो चुकी थी कि वो अब किसी को भी मारने को तैयार थी। मंजू चाकू लेकर हवेली पहुंच जाती है और अंजू पर हमला कर देती है। कुंवर जी मंजू को रोकने की कोशिश करते हैं, पर मंजू के पास काली शक्तियां थीं, जिससे कि वो कुंवर जी को गले से पकड़ के उठा देती है। तभी अंजू चाकू लेकर मंजू को मार देती है और मंजुलिका की वहीं मौके पर ही मौत हो जाती है। मंजुलिका की मौत हो जाने के बाद भी वो शांत नहीं बैठी थी और आत्मा बनकर वो कुंवर जी को छत पर से धक्का दे देती है, जिससे कि वो मरते तो नहीं लेकिन अपाहिज हो जाते हैं। इन सब चीजों को देखते हुए तांत्रिक बाबा को बुलाया जाता है और मंजुलिका की आत्मा को कमरे में हमेशा के लिए कैद कर दिया जाता है। कहानी अब प्रेजेंट में आती है, जहाँ अंजू भाभी कहती हैं कि तब से लेकर आज तक मंजुलिका अपने पापों की सजा उस कमरे में काट रही है और अब तक परिवार में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि एक रात रूहान रीत को हवेली से बाहर घुमाने के लिए ले जाता है, क्योंकि कमरे में रहकर रीत बोर हो चुकी थी। लेकिन उस समय उनकी किस्मत ठीक नहीं चल रही थी, क्योंकि उस वक्त छोटा पंडित रीत को देख लेता है और अब जाकर उसे समझ आ जाता है कि रूहान के पास कोई चमत्कारी शक्तियां नहीं हैं, बल्कि वो भी ढोंगी ही है। अब छोटा पंडित, बड़ा पंडित और सुनंदा गांव वालों को लेकर सीधा ठाकुर जी के पास आ जाते हैं और बता देते हैं कि रीत जिंदा है और रूहान कोई बाबा नहीं बल्कि ढोंगी है। ठाकुर जी कहते हैं कि अगर ये बात सच हुई तो रूहान का सीधा गला ही काट दिया जाएगा। अब सभी लोग पूरी हवेली में रीत को ढूंढने लग जाते हैं और अब रूहान की हालत एकदम पतली हो जाती है, क्योंकि अगर रीत मिल गई तो उसकी मौत तय थी, इसीलिए वो उसे छुपाने में पड़ा होता है। वो दोनों उस कमरे के सामने पहुंच जाते हैं जहां मंजुलिका कैद थी, तो रीत कहती है कि इस कमरे में कोई नहीं आने वाला, इसलिए यहीं पर छुपना सही रहेगा। रूहान उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि उसे मंजुलिका के बारे में बताया गया था, लेकिन रीत कहती है कि यहाँ कोई भूत नहीं, और इतना कहने के बाद वो उस कमरे को खोलकर अंदर छुप जाती है।
पूरी हवेली छान मारने के बाद भी रीत नहीं मिलती तो ठाकुर जी बड़े पंडित को तुरंत ही भाग जाने को कह देते हैं। सब कुछ शांत हो जाने के बाद रूहान उस कमरे में जाता है तो वो देखता है कि रीत अलग ही रूप में वहां नाच रही है। तो उसे लगता है कि रीत के अंदर मंजूलिका की आत्मा आ गई है, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वो बस मजाक कर रही थी। फिर दोनों लोग वहां से निकल जाते हैं, पर कमरे का दरवाजा खुल चुका था और मंजूलिका जो कि सालों से कैद थी वो अब बाहर आ चुकी थी, जिसका किसी को भी नहीं पता था। अब अगले दिन हम देखते हैं कि त्रिशा की शादी की रस्में चल रही होती हैं कि तभी वहां गाने बजाने का सामान हवा में ही उड़ने लग जाता है, जिसे देखकर रूहान की एकदम समझ जाइए क्या कहना चाह रहा हूं मैं। सब लोग यही सोच रहे होते हैं कि शायद रीत की आत्मा ऐसा कर रही है, लेकिन रूहान को तो पता था कि रीत तो जिंदा है, इसीलिए उसे समझ आ गया था कि मंजूलिका शायद बाहर आ चुकी है। तभी सभी लोगों को बाहर एक लड़की दिखाई पड़ती है जो कि दीवार पर चल रही थी, जिसे देखकर रूहान की सांसें ऊपर नीचे हो जाती हैं, लेकिन तब भी वो सबको यही कह रहा होता है कि वो रीत की आत्मा है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि औरत दीवार पर चल रही होती है, जिसे बड़ा पंडित देख लेता है, लेकिन तभी यहाँ पता चलता है कि वो औरत मंजूलिका नहीं बल्कि बड़े पंडित की बीवी सुनंदा है, जो कि रस्सी के सहारे दीवार पर चल रही थी। उन तीनों का प्लान था रूहान को डराने और उसकी सच्चाई बाहर लाने का, और उसके डर को देखकर उनको यकीन हो गया था कि वो पक्का ढोंगी आदमी है। अब एक रात अंजू भाभी को किसी के होने की आहट सुनाई पड़ती है, तो वो देखने के लिए जाती हैं, पर उन्हें कोई नहीं मिलता। तभी उनके पीछे ही मंजूलिका की आत्मा लेटी होती है। वो तुरंत ही रूहान के रूम जाती हैं और उसको कहती हैं कि मुझे पता है कि रीत जिंदा है और तुमने उसको मंजूलिका के कमरे में छुपाया था। तभी रीत भाभी के सामने आ जाती है, जिसे देखकर भाभी काफी खुश होती हैं और उसे गले से लगा लेती हैं। रीत सब कुछ भाभी को बता देती हैं, तो भाभी कहती हैं कि मंजूलिका बाहर आ चुकी है और उसने मुझ पर हमला किया। अब रूहान, रीत और अंजू भाभी उन्हीं बाबा के पास जाते हैं जिन्होंने मंजूलिका को कैद किया था और वो सब कुछ बता डालते हैं। बाबा कहते हैं कि 3 दिन बाद चंद्र ग्रहण है, तो उस दिन आत्माओं की शैतानी शक्तियां कम हो जाती हैं, तो उस वक्त उसे कैद किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि एक रात बाबा जी अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे होते हैं, तभी वहां पर मंजूलिका प्रकट हो जाती है और बाबा के अंदर घुसकर उनके ही चेलों को मार डालती है और फिर उसके बाद बाबा को भी मौत की नींद सुला देती है। अब हम देखते हैं कि रूहान यानी रूह बाबा एक जगह पर आत्मा से बात करने के लिए गए होते हैं, तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं। जब वो उन आवाजों की तरफ जाता है तो देखता है कि बड़े पंडित, छोटे पंडित और सुनंदा सब मंजूलिका की कहानी रचने की तैयारी कर रहे हैं, और तब यहाँ पर उनका सारा भांडा फूट जाता है। रूहान को समझ आता है कि मंजूलिका नाम की भूत है ही नहीं बल्कि ये लोग नाटक कर रहे थे, तो वो उनको खूब मारता है और मार मार के भगा देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ मंजूलिका सच में आ जाती है और छोटे पंडित और बड़े पंडित को हल्क की तरह उठा उठा के पटक पटक के मारती है। फिर इसके बाद मंजूलिका रूहान के सामने आ जाती है, लेकिन रूहान को ये लगता है कि वो मंजूलिका नहीं सुनंदा है, पर जब वो उसका चेहरा देखता है तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वो तुरंत भाग खड़ा होता है। मंजूलिका उसका पीछा नहीं छोड़ती और तब रूहान एक ऊंचाई वाली जगह पर पहुंच जाता है जहां से वो कहीं भी नहीं जा सकता था, और तब मंजूलिका उसे वहीं से धक्का दे देती है। हम देखते हैं कि रूहान अब अलग ही रूप में हवेली के अंदर आता है और वहाँ का माहौल काफी डरावना हो जाता है, और तब रूहान आमी जे तुम्हार गाना गाने लग जाता है, जिस पर मंजूलिका और अंजुलिका दोनों बहनें डांस किया करती थीं। गाना सुनकर वहाँ पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है और तब रूहान कहता है कि मैं रूहान नहीं मंजूलिका हूँ और आज इस घर में मौत का तांडव होगा। तभी चाचा जी रीत को देख लेते हैं और अब यहाँ ये राज भी खुल जाता है कि रीत जिंदा है। भाभी ठाकुर जी से कहती हैं कि मंजूलिका को काबू करने के लिए हमें तांत्रिक बाबा को जल्द से जल्द बुलाना होगा। तभी तांत्रिक बाबा ऊपर से गिरते हैं और यहाँ सबको पता चलता है कि वो तो मारे जा चुके हैं, जिसका मतलब कि अब मंजूलिका पूरी तरह से आजाद हो चुकी है और अब उसे काबू नहीं किया जा सकता। अब मंजूलिका सीधा अंजू भाभी पर हमला करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी दुश्मन तो वही थी और हमेशा से उसे ही मारना चाहती थी, लेकिन रीत रूहान को होश में आने और रुक जाने को कह रही होती है। तभी अंजू भाभी चाकू लेकर सीधा रीत के गले पर रख देती हैं और कहती हैं कि अंजुलिका वहीं पर रुक जाओ वरना मैं इसे मार डालूंगी। अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा राज खुलता है, जिससे कि कहानी पूरी पलट जाती है। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है और उस वक्त का समय दिखाया जाता है जब मंजूलिका ने रूहान को ऊंचाई से ढकेल दिया था। पर असल बात ये थी कि वो उसे बचा लेती है और कहती है कि तुम और रीत यहाँ से कहीं दूर चले जाओ और वापस यहाँ कभी मत आना। मंजूलिका ने रूहान को मारने के बजाय बचा लिया था, तो ये बात रूहान को थोड़ा सा खटकती है और वो समझ जाता है कि असली मामला क्या है। कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ रूहान सबको बताता है कि जो अब तक आपके साथ रहती आ रही थी वो अंजुलिका नहीं मंजूलिका है और आपकी बहू अंजुलिका
को मरे हुए 18 साल हो चुके हैं। तभी अंजुलिका की आत्मा सबके सामने आती है और तब यहाँ सबको यकीन होता है कि ये बात सच है। यहाँ ये भी क्लियर हो जाता है कि रूहान के अंदर कोई भी आत्मा नहीं आई थी, बल्कि वो तो बस नाटक कर रहा था ताकि असली सच्चाई बाहर आ सके। कहानी अब यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि मंजुलिका अपने पिता को मारने के बाद अपनी शैतानी शक्तियों से अंजू को अपने वश में कर लेती है और फिर उसके बाद मंजुलिका अंजू के कपड़े बदलकर उसे मंजू बना देती है और खुद अंजू बन जाती है। फिर उसके बाद वो अंजू को काबू करते हुए खुद पर ही हमला करवाने पर मजबूर करती है ताकि उसका फायदा उठाकर वो उसे मार डाले और इस चीज में वो कामयाब भी हो जाती है। कुंवर जी को इस सच्चाई का पता चल जाता है तो मंजू ही उसे छत से ढकेल देती है, लेकिन अब तक वो सबको बताती आ रही थी कि ऐसा मंजुलिका की आत्मा ने किया था और अब तक जितनी भी मौतें हवेली में होती आ रही थी वो सब मंजू ने ही की थी, क्योंकि जिसको भी उसकी सच्चाई का पता चलता था वो उसे मार डालती थी। अब सच्चाई बाहर आने के बाद मंजुलिका अपने असली रूप में आ जाती है तो अंजू जो कि इतने सालों से गुस्से से भरी हुई थी वो मंजू को मारना शुरू कर देती है और मारते मारते उसे उसी कमरे में बंद कर देती है जहाँ वो इतने सालों से कैद थी। अंजुलिका पूरे परिवार से कहती है कि रीत ने भले ही सभी से झूठ बोला, लेकिन अगर वो झूठ नहीं बोलती तो मेरा सच कभी भी बाहर नहीं आ पाता। अंजुलिका की आत्मा रोहन को शुक्रिया कहती है क्योंकि उसकी वजह से ही सारा सच बाहर आ पाया था। अंजुलिका सभी को वहां से जाने के लिए कह देती है और बोलती है कि दो बहनों के बीच बात अभी अधूरी है और इतना कहकर वो भी उसी कमरे में चली जाती है और फिर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये जो मूवी है उसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे बाद में बताया जाए या समझा जाए। ये मूवी बस एंटरटेनमेंट के लिए है और ये हमें पूरी तरह एंटरटेन करती भी है। बस एक बात कहना चाहूंगा कि हॉरर मूवीज गलतियों से भरी होती हैं, तभी वो आगे बढ़ पाती हैं। अगर गलतियां होंगी ही नहीं तो मूवी आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर कहूँ तो अगर कहीं से आवाज आती है तो जिसको आवाज सुनाई पड़ती है वो देखने जरूर जाता है कि आखिर आवाज आ कहाँ से रही है। अगर वो इंसान अपनी नींद को अहमियत देते हुए चद्दर तान के सो जाए तो भूत आखिर किसके ऊपर चढ़ेगा और किसको परेशान करेगा। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ ही गए होंगे कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो यहाँ गलतियां निकालने का मतलब नहीं है, बल्कि मूवी देखने, देखकर हंसने और एंटरटेन होने वाला ही मामला है। वैसे एक बात यहाँ पर खटक रही थी कि जब दो बहनों के पिताजी शादी की बात करने गए थे तो उन्होंने अपनी बेटियों से तो कुछ पूछा ही नहीं कि उन्हें शादी करनी भी है या नहीं, बस डायरेक्ट ही शादी तय हो जाती है। अब यहाँ इसे गलती भी मान सकते हैं और सच्चाई भी, क्योंकि पहले के टाइम में तो ऐसा ही होता था कि एक दूसरे की शक्ल भी देखने नहीं मिलती थी और ना ही लड़की से पूछा जाता था कि उसे शादी करनी है या नहीं, बस शादी तय हो जाती थी और शादी के टाइम ही एक दूसरे का चेहरा देखने मिलता था। पर अब जमाना काफी बदल गया है और अब तो लड़का लड़की मिलते भी हैं और शादी से पहले बातचीत करने और एक दूसरे को समझने का समय भी दिया जाता है, जो कि देना भी चाहिए, क्योंकि आने वाला समय उन दोनों को एक दूसरे के साथ ही बिताना है। तो एक दूसरे को समझें, जाने, वही सही रहता है। भूल भुलैया 1 में जो कहानी थी उसमें कोई भूत प्रेत जैसा नहीं था, बल्कि उसमें एक डिसऑर्डर के बारे में बताया गया था, जिसमें कि इंसान किसी से इतना ज्यादा जुड़ जाता है कि वो खुद को वही समझने लगता है। लेकिन भूल भुलैया 2 में साफ तौर पर भूत प्रेत ही दिखाया गया है और पता चलता है कि ये मूवी कोई नॉलेज देने के लिए नहीं बल्कि ऑडियंस का मनोरंजन करने के लिए ही बनाई गई है। मूवी का जो क्लाइमैक्स है वो कोई बहुत यूनिक नहीं था, बल्कि आपने और भी कई मूवीज में ऐसा देखा होगा जहाँ दो जुड़वा बहनें रहती हैं और बाद में पता चलता है कि जो जिंदा है वही बुरी है। आपके मन में ये सवाल आएगा कि जब अंजुलिका की आत्मा अच्छी थी तो उसने तांत्रिक बाबा को क्यों मारा? वो इसलिए मारा क्योंकि वो मंजुलिका से मिला हुआ था और उसने अंजुलिका की आत्मा को कैद करके मंजुलिका की मदद करी थी। एक्टिंग की बात करें तो सभी को यही लग रहा था कि कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 2 में क्यों लिया गया है, क्योंकि अक्षय कुमार ने जो भूल भुलैया 1 में एक स्टैंडर्ड सेट किया था उसको तोड़ पाना मुश्किल ही था और जब भूल भुलैया की बात आती थी तो वही कैरेक्टर दिमाग में आता था। पर जब मूवी रिलीज हुई और सबने उसे देखा, जिसमें कि मैं भी शामिल हूँ, तो तब समझ में आया कि इसमें कार्तिक आर्यन का होना ही अच्छा था, क्योंकि जो इसकी कहानी है और जो कैरेक्टर है वो पहले वाले से काफी अलग है और कार्तिक आर्यन ने अपने रोल को बढ़िया तरीके से निभाया है और खुद का एक स्टैंडर्ड बना दिया है। यानी कि जिस तरह अक्षय कुमार ने भूल भुलैया 1 में अच्छा काम किया था उसी तरह कार्तिक आर्यन ने भूल भुलैया 2 में अच्छा काम किया है और दोनों ही अपनी अपनी जगह अच्छे हैं और दोनों कैरेक्टर को कंपेयर करना ही गलत है। कियारा आडवाणी ने अपने रोल को काफी अच्छे से निभाया है, हालांकि ज्यादा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रोल
रोल तो नहीं था, लेकिन जो भी था सही ही किया है। तब्बू जो कि हमें डबल रोल में नजर आती हैं, तो ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। पर यहाँ हल्की सी फील आती है कि अगर विद्या बालन होती तो थोड़ा और मजा आ जाता, पर तब्बू ने भी काफी मेहनत करी है और अच्छा काम किया है। बस उनका जो भूत वाला मेकअप था वो बहुत ही बेकार सा लग रहा था और उन्हें देखकर बिल्कुल भी डर फील नहीं होता। वहीं बाकी जितने भी कैरेक्टर हैं उन सभी ने काफी अच्छा काम किया है और उनकी वजह से फिल्म में और जान आ जाती है और वो आपको हंसाने में कामयाब भी होते हैं। काफी टाइम से ऐसी कोई मूवी नहीं आई थी जो ऑडियंस को हंसा सके और एंटरटेन भी कर सके, लेकिन ये मूवी दोनों ही काम करती है। और आजकल की फ्रस्ट्रेशन से भरी दुनिया में थोड़ा हंस लेने के लिए लोग इस मूवी को देखना प्रेफर कर रहे हैं और ये मूवी सुपरहिट साबित हो चुकी है। भूल भुलैया 3 अगर कभी बने तो मेकर्स को कुछ ऐसी स्टोरी बनानी चाहिए जिसमें कि अक्षय और कार्तिक दोनों हो, और तब मजा और भी दोगुना हो जाएगा और फिल्म देखने की एक्साइटमेंट और हाई हो जाएगी। लेकिन हाँ, स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्टोरी नहीं अच्छी होगी तो ऐसा करना बुरी तरह फ्लॉप भी साबित हो सकता है। मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ समय बिताना चाहते हैं और थोड़ा टेंशन भूलकर हंसना चाहते हैं तो पूरे परिवार के साथ आप इस मूवी को देखने जा सकते हैं। बस एक ही जगह पर किसिंग सीन है जिसे थिएटर के अंधेरे में अपनी फैमिली के सामने एम्बैरेस फील ना करते हुए देख सकते हैं। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि भूत प्रेत सच में होते हैं या फिर ये कहानियों में ही पाए जाते हैं, या अगर किसी ने उन्हें देखा है या महसूस किया है तो अपनी कहानी हमें जरूर बताइएगा। तो ये था एक्सप्लेनेशन भूल भुलैया 2 मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टा या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।